हाय फ्रेंड्स। सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 57, क्वेश्चन नंबर 2801 से क्वेश्चन नंबर 2850 तक। सोशोलॉजी का ये जो 10,000 एमसीक्यू सीरीज है, आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। और सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर एग्जाम है, उसके लिए भी ये एसेंशियल सीरीज होगा। और प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 57। क्वेश्चन नंबर 2801, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म स्टेटलेस सोसाइटी? राज्य विहीन समाज शब्द की शुरुआत किसने की थी? ए फॉल वुहानन, बी इवंस प्रीचर्ड, सी फावेल और डी गिडेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इवंस प्रीचर्ड। इवंस प्रीचर्ड ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। हमारे जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है एम.एन. श्रीनिवास, ये भी इनके स्टूडेंट रहे हैं, मतलब इवंस प्रीचर्ड के स्टूडेंट रहे हैं एम.एन. श्रीनिवास। और ये जो इवंस प्रीचर्ड है वो स्टडी किए थे जो साउथ सूडान के नुए ट्राइब के ऊपर, जो नाइल रिवर के बैंक में रहते थे, वो रहते हैं जो नुए ट्राइब हैं, उनके ऊपर भी स्टडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 2802, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, ए द स्टेट इज ए जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी फॉर म्यूचुअल एश्योरेंस, B. The state is an imperishable organism. C. The state is an extension of society. D. The state is an instrument of exploitation. तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है या हर्बर्ट स्पेंसर को बिलोंग करता है? लास्ट में जो है स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये तो मार्शियन इंटरप्रिटेशन है ना। तो इनके जो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सोशल डार्विनिज्म के लिए जाने जाते हैं। सोसाइटी को वो मानते थे एज एन ऑर्गेनिज्म, एक इंसान या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे मानते थे। जैसे ह्यूमन मतलब इवॉल्व करके आया है, जो सोशल इवोल्यूशनरी थ्योरी जो दिए हैं डार्विन, नेचुरल इवोल्यूशन थ्योरी, तो इनको ये सोसाइटी में मतलब अप्लाई किए हैं, सोशोलॉजिकल स्टडी में अप्लाई किए हैं, इसलिए इनको बोला, इनके जो थ्योरी को भी बोला जाता है सोशल डार्विनिज्म। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन ए, द स्टेट इज ए जॉइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी फॉर म्यूचुअल एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 2803, who believed that the nation state was the highest stage of social evolution? जो नेशन स्टेट है, कौन मानता था कि राष्ट्र राज्य सामाजिक विकास के उच्चतम अवस्था है? नेशन स्टेट जो है सोशल इवोल्यूशन का हाईएस्ट स्टेज है। ए हेगल, बी कार्ल मार्क्स, सी एंजल्स और डी प्राउडन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए हेगल। हेगल जो प्रूसियन स्टेट को समर्थन करते थे। प्रूसियन जो मतलब बाल्टिक, नियर बाल्टिक सी के जो है वो एक जर्मन का कुछ हिस्सा, वो प्रूसियन स्टेट कहा जाता था। शायद वो 1947 में अबोलिश हुआ था जो प्रूसियन स्टेट, तो प्रूसियन स्टेट को वो समर्थन करते थे हेगल। तो हेगल का मानना था कि जो नेशन स्टेट है ये सोशल इवोल्यूशन का हाईएस्ट स्टेज है। तो उनसे भी उनके जो ये कार्ल मार्क्स, एंजल्स, नीत्शे, ये हेगल से इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन मार्क्स जो है हेगल आइडिया को बेस मानते थे, ओरिजिन मानते थे, लेकिन मार्क्स मानते थे मैटर। हाँ, तो इसलिए हेगल आइडियलिस्ट हुए तो मार्क्स हुए मेटेरियलिस्ट।
Question number 2804. Which of the following are associated with the Marxist view of the origin and nature of state? निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जुड़े हैं? एसोसिएटेड विथ मार्क्सिस्ट व्यू. 1. State and political system are a part of superstructure based on the substructure of economic system of the society. 2. State has not existed from the beginning. There have been societies in history where state was unknown. 3. State is neither above society nor has it been imposed on society. 4. The nation is something more than a mere aggregation of citizens, and the state is something more than a mere collection of external regulations. Select the correct answer from the quotes given below. यह जो 4 स्टेटमेंट है जो मार्सियन इंटरप्रिटेशन से या मार्क्सिस्ट व्यू से कौन से स्टेटमेंट जो हम करेक्ट मानेंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ स्टेट. यह जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2. इकोनॉमी जो है वो है बेस या सबस्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो आइडियोलॉजी हुआ, स्टेट हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, वो सारे सुपरस्ट्रक्चर, एजुकेशन हुआ, ये सारे सुपरस्ट्रक्चर. इकोनॉमी ही बेस या सबस्ट्रक्चर है. ये तो मार्क्सियन व्यू है. सेकेंड जो है स्टेट हैज नॉट एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग. There have been societies in history where state was unknown. हाँ, मार्क्स ने जो स्टेजेस बोला है तो जो फर्स्ट स्टेज के बारे में बोले हैं ना प्रिमिटिव कम्युनिज्म, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था जो था वो क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी था. और उनके जो मार्क्सिस्ट उनके आइडिया को भी मार्क्स के आइडियाज को भी बहुत सारे आज यूटोपिया मानते हैं. जो बोलते हैं लास्ट स्टेज जो आएगा कम्युनिज्म आएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी. तो कम्युनिस्ट सोसाइटी भी होगा क्लासलेस एंड स्टेटलेस. लेकिन उससे पहले जो स्टार्ट हुआ था सोसाइटी स्टेजेस जो हिस्टोरिकली जो इंटरप्रेट किए हैं मार्क्स ने, उन्होंने बोला कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी था. बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन में नहीं आता है, मतलब फिट नहीं बैठता है. क्वेश्चन नंबर 2805. हु सेड ब्यूरोक्रेसी इज द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स? नौकरशाही आधुनिक सरकारों का मूल है. किसने कहा था? कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स. ए लास्की, बी मार्क्स वेबर, सी फ्राइडरिच और डी पार्किंसन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्राइडरिच. क्वेश्चन नंबर 2806. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव मल्टी पार्टी सिस्टम? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी किस देश में है? तो हम जानते हैं जो यूएसए और यूके वह बाई पार्टी सिस्टम है और इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है. इंडिया में तो 100 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही रातों रात क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी है रिकॉग्निशन पाने के लिए, मतलब इलेक्शन कमीशन से. तो यहाँ जो कंट्रीज उल्लेख हुआ है बी और डी में, बी में ब्रिटेन है, डी में यूएसए है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हम क्लियरली जानते हैं यूके और यूएसए में बाई पार्टी सिस्टम है. बाकी इंडिया तो मल्टी पार्टी सिस्टम है. यहाँ जो ऑप्शन है ये 2 ऑप्शन करेक्ट बैठता है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, जापान और इंडिया ये भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, और स्विट्जरलैंड एंड बेल्जियम ये भी मल्टी पार्टी सिस्टम है. क्वेश्चन नंबर 2807. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक संवैधानिक सरकार का एक पहलू है? ए द नोशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी टोटलिटेरियन रेजिम, सी द ट्रेडिशन ऑफ चेक्स एंड balances, डी डिफिकल्टी ऑफ अमेंडमेंट एंड द रिक्वायरमेंट्स. इसका मतलब एन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट.
ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रेडिशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, आर्टिकल 211, तो उसमें जो उल्लेख किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस है। क्या मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर कुछ लॉ बनाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में मतलब चैलेंज किया जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायोलेट करता है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे आर्टिकल 13 हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मतलब रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, तो उसके हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कुछ भी लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर से, तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। तो चेक बैलेंसेस रहता है। जैसे लॉ बनाया लेजिस्लेचर, लेकिन जुडिशियरी ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2808, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ए, पॉलिटिकल बाइकल्चरलिज्म, बी, लैक डेफिनाइट पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, सी, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, डी, अनडिस्प्यूटेड लीडर। इट्स नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ जो मोस्ट करेक्ट आंसर है तो ये है ऑप्शन डी, अनडिस्प्यूटेड लीडर। ये एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रेशर ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 2809, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक उदाहरण है। ए, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, बी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, सी, कॉमर्शियल ग्रुप्स, और डी, नॉन ऑफ द एबो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। जैसे फीकी हुआ, सीआईए हुआ, एसोचैम हुआ, तो वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स है। क्वेश्चन नंबर 2810, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन। व्यतिक्रम हित समूह किस पर आधारित है? ए, रिलीजन, बी, कास्ट, सी, ट्राइब, और डी, ऑल ऑफ दिस। इकोनॉमिक जो मतलब नॉर्मलेसनेस क्रिएट करता है, उस टाइप का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सारे रिलीजियन बेस्ड पे जो होगा। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप है हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, सिख जैन के खिलाफ, ऐसे इस टाइप का जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो रिलीजन से होता है, कास्ट जो कास्टिज्म, स्टेरियोटाइप, प्रीजुडिस, वो सब होता है, और ट्राइब, उस टाइप का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप आता है। लेकिन इनके ऊपर भी अच्छे ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शनल इंटरेस्ट मतलब क्या आगे बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से रिलीजियन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, ट्राइब बेस्ड जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो इकोनॉमिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2811, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप? इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक संस्थागत दबाव समूह नहीं है? ए, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बी, एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल, डी, ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। इनमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। बाकी जो है ये जो बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस
प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2812, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रेशर ग्रुप्स? निम्न में से कौन सा दबाव समूह के लिए सही नहीं है? ए, these are political groups. B, they promote special interests. C, they contest elections. D, these are prevalent in complex society. इनमें से कौन सा जो है प्रेशर ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्रेशर ग्रुप का, क्योंकि प्रेशर ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2813, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिफर्स फ्रॉम एन अग्रेरियन सोसाइटी विथ रिगार्ड टू। एक औद्योगिक समाज कृषि प्रधान समाज से किसके संबंध में भिन्न होता है? ए, स्पेशलाइजेशन, बी, टाइमिंग ऑफ वर्क, सी, मोबिलिटी, और डी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे चीज के हिसाब से इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अग्रेरियन सोसाइटी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मोर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है मोर स्पेशलाइज्ड है, जो मतलब डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और टाइमिंग ऑफ वर्क इनमें भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और अग्रेरियन सोसाइटी डिफर करता है। मोबिलिटी ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 2814, प्रेशर ग्रुप्स यूज DS मेथड्स टू अचीव देयर एंड्स। दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए DS विधियों का उपयोग करते हैं। ए, रिवोल्यूशनरी, बी, वायलेंट, सी, फोर्सफुल, और डी, पर्सुएसिव। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरक या पर्सुएसिव। प्रेशर ग्रुप्स यूज पर्सुएसिव मेथड्स टू अचीव देयर एंड्स। वायलेंस यूज करोगे तो स्टेट या गवर्नमेंट इजीली रिप्रेस कर देगा। तो प्रेशर ग्रुप जो है वो अपना इंटरेस्ट को मतलब कैरी आउट करने के लिए वो पर्सुएसिव मैनर में प्रोसीड करता है। Question number 2815, an organized group that speaks for recognizable selection of the people in a society is known as। एक संगठित समूह जो समाज में लोगों को पहचानने योग्य वर्ग के लिए बोलता है उसे क्या कहा जाता है? An organized group that speaks for recognizable section of people in a society is known as A, non-political association, B, an interest group, C, a pressure group, और D, a faction। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, an interest group। क्वेश्चन नंबर 2816, the function of interest aggregation indicates। हित एकत्रीकरण का कार्य इंगित करता है। A, the process by which individuals and groups make demand of the decision makers. B, the function of converting demands into general policy decisions. C, the process by which political cultures are maintained. D, the function by means of which the rules of political system are filled. The question है the function of interest aggregation indicates। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग डिमांड्स इनटू जनरल पॉलिसी डिसीजंस। गवर्नमेंट के जो पॉलिसी प्लान स्कीम है अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे वो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए उसको इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट ग्रुप। जब इन्फ्लुएंस में समर्थ होता है तो इंटरेस्ट ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर ग्रुप को, क्योंकि वो प्रेशर कर सकता है। तो जो प्रेशर करने का पावर आ जाता है इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन हर कोई इंटरेस्ट ग्रुप कन्वर्ट नहीं होता है प्रेशर ग्रुप को। जब पॉलिटिकल प्रेशर या वोट बैंक प्रेशर जो प्रेशर डालता है गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर कि अपने ग्रुप
के हित में जो पॉलिसी या स्कीम उसी हिसाब से बनाया जाए तो इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप को ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2817. One of the major defects of pressure groups is that they दबाव समूह के प्रमुख दोषों में से एक ये है कि वे exercise undue pressure on the government with the help of the majority at their disposal. B. Try to promote the interest of their members at the cost of common people. C. Try to influence public opinion. D. Interfere in the formation of government policy. मेजर डिफेक्ट क्या है? प्रेशर ग्रुप का मेजर डिफेक्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन पीपल। हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स जो इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है, जैसे फीकी हुआ, असोचैम हुआ, सीआईए हुआ, तो उनके जो प्रेशर है उसके वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम या उस टाइप का पॉलिसी, मॉनिटरी या फिस्कल पॉलिसी लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कॉर्पोरेट टैक्स टाइम टू टाइम रिड्यूस करता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करता है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन बिजनेस हाउस को प्रॉफिट होता है। किस हिसाब से वो घटाता है कि उनको ये मतलब आर्गुमेंट दिया जाता है कि इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे तो टिकल डाउन थ्योरी जो साइमन कुर्सनेट ने दिया है, जो टिकल डाउन थ्योरी मतलब ट्रिकल डाउन थ्योरी में मतलब ऊपर वाला रीच ही होगा तो धीरे धीरे उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नीचे जाएगा, तो नीचे वाला गरीब तबका का लोग धीरे धीरे ऊपर उठेगा और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए भी मतलब डाउन ट्रोडन का भला होगा। लेकिन एक्चुअली जो ऑक्सफैम रिपोर्ट आया 2022 में, इसमें क्या दिखाया गया कि टॉप 1% इंडियंस आर हैविंग more than 40.5% of total wealth। तो टोटल वेल्थ का 40.5% जो वेल्थ है वो ओनली 1% इंडियंस के पास है ना। तो ये जो उनके जो आर्गुमेंट था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी है, वो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होगा और ये सारे नीचे भी मतलब उसका जो फोर्स है, उसका जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है नीचे जाएगा, तो नीचे तबके मतलब डाउन ट्रोडन लोग भी ऊपर आएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो ये प्रेशर ग्रुप जो है वो कॉमन पीपुल के मतलब इंटरेस्ट के खिलाफ भी उनके अपने इंटरेस्ट को मतलब बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2818, हु डिफाइंड प्रेशर ग्रुप्स एज non-partisan organizations which attempt to influence some phase of public policy। किसने दबाव समूह को गैर पक्षपाती संगठनों के रूप में परिभाषित किया जो सार्वजनिक नीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? ए रेमंड, बी रोजन स्टेडमैन, सी टर्नर और डी मैकाइवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टर्नर। Question number 2819. Pressure groups have been called anonymous empire by। प्रेशर ग्रुप को किसने एनोनिमस एम्पायर बोला है, बेनामी साम्राज्य किसने कहा है? ए फाइनर, बी हरोल्ड लास्की और सी टीके और डी टोकेवली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइनर। फाइनर जो प्रेशर ग्रुप है उनको बोला है एनोनिमस एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 2820, an interest group is converted into pressure group when it, एक हित समूह दबाव समूह में तब परिवर्तित हो जाता है जब वो ए resorts to use of force, b exerts pressure on government to enact laws in the interest of its members, C resorts to unconstitutional methods, D
resorts to general strike and bond to paralyze the government. नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, exerts pressure on governments to enact clause in the interest of its members. अपने सदस्यों के हित में कानून बनाने के लिए सरकार के पर दबाव डालता है. जब दबाव डालने में सफल हो जाता है तो इंटरेस्ट ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 2821. Which one of the following statements is not correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A. Pressure groups are not the same as political parties. B. There is no distinction between pressure groups and political parties in a democracy. C. Pressure groups stay clear of elections. D. Pressure groups make little effort to capture political पावर डायरेक्टली. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? ये यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी. ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2822. The functions of pressure groups do not include. The functions of pressure group do not include. दबाव समूह के कार्यों में शामिल नहीं है. A. Influencing the enactment of laws. B. Helping the administration in formulating policy. C. Providing money to their members to fight elections. Or D. Trying to bring about socio-political and economic reforms. यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग मनी टू देयर मेंबर्स टू फाइट इलेक्शंस. वो मतलब डोनेट कर सकते हैं लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ जो मेंशन किया गया है प्रोवाइडिंग मनी टू देयर मेंबर्स टू फाइट इलेक्शंस, तो ये उनके मेंबर, तो प्रेशर ग्रुप के मेंबर जो है वो मतलब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेशर ग्रुप का रिलेटेड फंक्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2823. प्रेशर ग्रुप्स एंगेज्ड इन डूइंग प्रोपेगेंडा फॉर प्रोहिबिशन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. शराबबंदी और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रचार करने में लगे दबाव समूह को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है. A. Interest groups. B. Economic groups. C. Functional groups. और D. Cause groups. इंटरेस्ट ग्रुप जो है खुद के ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, खुद के ग्रुप के. लेकिन यहाँ जो है ये तो मतलब शराबबंदी हाँ और एनिमल राइट्स, तो ये कुछ और के लिए. और एकोनॉमिक ग्रुप जो एकोनॉमिक नॉर्मलेसनेस क्रिएट करते हैं, जैसे कास्टिज्म प्रमोट करते हैं, कम्युनलिज्म प्रमोट करते हैं, तो उस टाइप का. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. वो कॉज के लिए फाइट करते हैं तो उनको हम कॉज ग्रुप्स कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2824. प्रेशर ग्रुप्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ. दबाव समूह की उत्पत्ति सबसे पहले किसकी राजनीतिक व्यवस्था में हुई? ए. यूएसए, बी. प्रोसिया, सी. ब्रिटेन और डी. फ्रांस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 2825. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. A. Unitary state, B. Federation, C. Dictatorship और D. Democracy. लिस्ट 2 में है 1. Dual government, 2. Absoluteness of the state, C. Public opinion और D. National government. यूनिटरी स्टेट मतलब सेंटर का पावर ज़्यादा होगा, ये यूनिटरी फंक्शन है. तो यूनिटरी है मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो ये फिट बैठता है. और लिस्ट 2 का 4 नेशनल गवर्नमेंट से. और फेडरेशन, फेडरेशन स्टेट और मतलब सेंटर, तो डुअल गवर्नमेंट होगा. तो बी जो होगा
वन होगा, डुअल गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर और स्टेट, उनके बीच जो डिवीजन ऑफ पावर रहता है इंडिया में, जैसे शेड्यूल 7 शायद, शेड्यूल 7 में, 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो डिवीजन हुआ है, तो डुअल गवर्नमेंट हुआ। सी, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप ये लिस्ट 2 में 2 एब्सोल्यूटनेस ऑफ द स्टेट, डिक्टेटर है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इधर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ए होगा 4, बी होगा 1, सी होगा 2 और डी होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2826, which out of the following can be considered as a pressure group in India? निम्नलिखित में से किसे भारत में एक दबाव समूह के रूप में माना जा सकता है? ए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, बी, तेलुगु देशम जो टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, सी, मुस्लिम लीग और डी, शिवसेना। शिवसेना पहले तो एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से काम करता था, जैसे बाल ठाकरे साहब के जो बनाए हुए शिवसेना, अभी तो वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, आज पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो चुका है, फिर भी उसमें भी फिर स्प्लिट हो गया है। ओके, तो यह जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस। और बीजेपी 2014 से जो मतलब गवर्नमेंट को आने के बाद तो आरएसएस जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप के हिसाब से एमर्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2827, द रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड बॉडी पॉलिटिक शुड बी, एक व्यक्ति और राजनीतिक शरीर के बीच संबंध होना चाहिए। ए, टू अवॉइड पॉलिटिक्स, बी, टू डिटेस्ट इट, सी, टू पार्टिसिपेट इन इट्स एक्टिविटीज, डी, टू पार्टिसिपेट इन बॉडी पॉलिटिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू पार्टिसिपेट इन बॉडी पॉलिटिक। क्वेश्चन नंबर 2828, इट इज रिपोग्नेंट टू द गांधीयन स्टेट, यह गांधीवादी राज्य के प्रतिकूल है। ए, टू फॉलो द लॉज, बी, नॉट टू फॉलो द लॉज, सी, टू डिफाई द स्टेट सुप्रीमेसी, डी, टू सबमिट टू बैड लॉज। गांधीयन स्टेट के खिलाफ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जाता है? गांधीयन स्टेट के खिलाफ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बुरे कानून के सामने आत्मसमर्पण करना, टू सबमिट टू बैड लॉज, ये गांधीयन स्टेट के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 2829, ए स्टेट कैन नॉट बी, राज्य नहीं हो सकता। ए, डेमोक्रेटिक, बी, इरेस्पॉन्सिबल, सी, डेस्पोटिक व्हेन पीपल आर फियरलेस, डी, इनकॉन्सिडरेट टू द माइनॉरिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेस्पोटिक नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता। कब? जब लोग फियरलेस है, नीडर है, लोग नीडर होंगे तो वो डेस्पोटिक नहीं हो सकता। आजकल हम म्यांमार देखते हैं, म्यांमार में जो जुंटा जो मिलिट्री रोल चलता है, लेकिन वो जो सिविलियन मूवमेंट होता है, सिविल मूवमेंट जो चल रहा है वो वायलेंट हो गया है, मतलब लोग फियरलेस है, फियरलेसली वो रजिस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं आर्मी के खिलाफ, और आर्मी के खिलाफ भी वो मतलब क्या बोलते हैं, वो मिलिटराइजेशन भी शुरू कर दिए हैं, मतलब पब्लिक भी मतलब गन उठा लिए हैं। तो म्यांमार में हम जब देखते हैं तो म्यांमार में उस टाइप का जो डेस्पोटिक टाइप का, निरंकुश टाइप का जो आर्मी का जो मेथड या आर्मी का जो अप्रोच, आउटलुक, वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता जब लोग इतना फियरलेस है। क्वेश्चन नंबर 2830, गांधी बिलीव्ड दैट वन बिकेम ए स्लेव ऑफ द स्टेट व्हेन, गांधी का मानना था कि कोई व्यक्ति राज्य का गुलाम बन जाता है जब, वन बिकम ए स्लेव ऑफ द स्टेट व्हेन, ए, वन डिसओबेज लॉज,
B. One reserves one's views. C. One submits to laws against one's conscience. D. One does not participate in the body politic. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। गांधी जी का मानना था कि आपके विवेक के खिलाफ जो कुछ गवर्नमेंट का लॉ है तो वो आपका विवेक का खिलाफ है, आप वो लॉ को मानते हैं तो आप स्लेब बन गए हैं, उस स्टेट का स्लेब बन गए हैं, क्योंकि आपके विवेक के खिलाफ जा रहे हैं तो आप स्लेब बन गए हैं उस स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 2831, मार्क आउट द करेक्ट नेम ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म दैट मार्क्स डेवलप्ड। मार्क्स द्वारा विकसित समाजवाद के सिद्धांत का सही नाम लिखिए। ए सोशलिज्म, बी अनर्किज्म, सी कम्युनिज्म और डी फंक्शनल डेमोक्रेसी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कम्युनिज्म, साम्यवाद। मतलब ईच वन हैज टू कंट्रीब्यूट एज पर हिज कैपेसिटी एंड ईच वन हैज द राइट टू रिसीव एज पर हिज नेसेसिटी। तो ये कम्युनिज्म साम्यवाद है, जहां कोई स्टेट नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। और सोशलिज्म को हम समझते हैं तो डेमोक्रेसी, मार्क्स का मानना है जो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी इज द पाथ टू सोशलिज्म एंड सोशलिज्म इज द पाथ टू कम्युनिज्म। तो डेमोक्रेसी के बाद सोशलिज्म, सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म, ये भी एक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 2832, द एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिज्म आर फाउंड इन। साम्यवाद के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। ए द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बी गिल्ड सोशलिज्म, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी 10 कैपिटल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये कम्युनिज्म का एसेंशियल्स मेंशन किए गए थे। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है दो लोगों के द्वारा लिखे गए थे, एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा है फ्रेडरिक एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 2833, हु हैज कॉल्ड मार्क्स द फर्स्ट सोशलिस्ट राइटर हुज वर्क कैन बी टर्म्ड साइंटिफिक। किसने मार्क्स को पहला समाजवादी लेखक जिसका काम वैज्ञानिक कहा जा सकता है कहा है? ए ग्रीन, बी रोशेल और सी लास्की और डी जो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो। क्वेश्चन नंबर 2834, recent political thought has been influenced the most by the idea of। recent political thought has been influenced the most by the idea of। हाल के राजनीतिक विचार किस विचार से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? ए मेटीरियलिज्म, बी स्पिरिचुअलिज्म, सी वर्ल्ड गवर्नमेंट और डी क्लास वॉर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी क्लास वॉर, वर्ग युद्ध। हाँ, रिसेंट पॉलिटिकल थॉट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंस द मोस्ट बाय द आइडिया ऑफ क्लास वॉर। हम जो ऑक्सफार्म के रिपोर्ट के बारे में बोल रहे थे तो ऑक्सफार्म रिपोर्ट उनके टाइटल दिया द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। तो यहाँ भी क्लास वार दिखता है कि ये टॉप लोग जो है 1% लोग, मतलब 40.5% टोटल वेल्थ का मतलब होल्ड करते हैं। तो एक हैव एंड हैव नेट्स, या हर सोसाइटी में आजकल की भी रिच और पुअर, तो गैप बढ़ता है। मतलब जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रिच एंड पुअर के बीच में गैप बढ़ता है, गरीब ज़्यादा गरीब होने लगता है, मिडिल क्लास लोग भी गरीब के ओर आते हैं। तो ये जो कोविड-19 के बाद भी बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो है वो नीचे के ओर आ गए। तो ये क्लास वार के हिसाब से देखा जाता है। और जो टॉप लोग हैं मतलब बिलियनियर वो ज़्यादा रिच होने लगे। तो एक जब
मतलब अपोजिट पोल्स एग्जिस्ट करता है, एक रिचेस्ट और एक पोरेस्ट, तो उधर एक सेक्शन दिखता है वो क्लास। तो क्लास वार या क्लास डिस्टिंक्शन, ये एक पॉलिटिकल थॉट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2835, गांधी believed the scope of the modern state to be the welfare of। गांधी आधुनिक राज्य के दायरे को किसका कल्याण मानते थे? ए द ग्रेटेस्ट नंबर, बी ऑल, डी द डिप्रेस्ड क्लासेस और डी द हिंदूज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सब, ऑल। गांधी बिलीव्ड द स्कोप ऑफ द मॉडर्न स्टेट टू बी द वेलफेयर ऑफ ऑल। वो जो बोलते थे सर्वोदय, हाँ, सभी का उदय हो, मतलब सर्वोदय, उस वो जो गांधीयन थॉट को, सर्वोदय, उसको एक मूवमेंट के रूप में भी आगे बढ़ाए थे विनोबा भावे जी, भूदान मूवमेंट वाले विनोबा भावे जी। क्वेश्चन नंबर 2836, द एम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इज टू। राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य है ए एनफोर्स अथॉरिटी, बी सस्टेन लॉ एंड ऑर्डर, सी एक्सपेंड स्टेट अथॉरिटी और डी सर्व द इंडिविजुअल बेस्ट। द एम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इज टू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सर्व द इंडिविजुअल बेस्ट। द एम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इज टू सर्व द इंडिविजुअल बेस्ट, व्यक्ति की सर्वोत्तम सेवा करें। क्वेश्चन नंबर 2837, द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह इज। सत्याग्रह का सबसे सही अर्थ है ए लॉ, बी हिंदुइज्म, सी द बैलेंसिंग एलिमेंट इन ऑल एक्टिविटी, डी द राइटियस कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो सत्याग्रह मतलब सत्य, ट्रू, आग्रह, आग्रह मतलब सीकर, जो ट्रूथ सीकर, जो मतलब ट्रूथ के लिए चाहता है, जो ट्रूथ चाहता है। तो इधर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैलेंसिंग एलिमेंट्स इन ऑल एक्टिविटी। ये राइटियस जो है वो एक आ जाता है एथिक्स वो रिलेटेड। तो इधर जो है सत्याग्रह, सत्य, सत्य का आग्रह, तो बैलेंसिंग एलिमेंट इन ऑल एक्टिविटी, सभी गतिविधियों में संतुलन तत्व, ही करेक्ट मीनिंग या बैठता है सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 2838, द गांधीयन स्टेट कैन बी aptly described as। गांधीवादी राज्य को उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है ए डेमोक्रेसी, बी स्वराज, सी थियोक्रेसी और डी कोऑपरेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, स्वराज। गांधीयन स्टेट कैन बी aptly described as, जो रामराज, स्वराज। क्वेश्चन नंबर 2839, द ट्रू बेसिस of the Gandhian state is। The true basis of the Gandhian state is A सत्य, B cooperation और C force और D non violence। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोऑपरेशन, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 2840, God has given us only a limited sphere of action and a limited vision sufficient unto the day is the good thereof is an extract from। ईश्वर ने हमें केवल एक सीमित कार्यक्षेत्र और एक सीमित दृष्टि दी है, दिन के लिए पर्याप्त है इसका अच्छा। किसके एक उदाहरण है ए हिंद स्वराज, बी यंग इंडियन, सी सत्याग्रह और डी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये जो यंग इंडियन है ये एक मैगजीन है और बाकी ये सारे तो मतलब गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यंग इंडियन में ये लिखे थे गांधी ने।
Question number 2841. Everyone ruling himself so as not to be a hindrance to others would denote the affairs in. हर कोई अपने आप पर शासन करता है ताकि दूसरों के लिए बाधा न बने, वो किन मामलों में निरूपित करेगा? ए. स्विस डेमोक्रेसी, बी. एन आइडियल स्टेट, और सी. ए गुड नेबरहुड, और डी. प्रेजेंट डे इंडिया. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य. क्वेश्चन नंबर 2842. Who has said that private property coexists with social justice? किसने कहा कि निजी संपत्ति सामाजिक न्याय के साथ सह अस्तित्व में है? Who has said that private property coexists with social justice? A. Mackay, B. Barker, C. Lasky, और डी. बेनन पीटर्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, Mackay. Mackay has said that private property coexists with social justice. Question number 2842. Private property is a negation of which dimension of justice? निजी संपत्ति न्याय के किस आयाम का निषेध है? ए. पॉलिटिकल, बी. लीगल, सी. सोशियो इकोनॉमिक, एंड डी. नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोशियो इकोनॉमिक. सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के मतलब अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 2844. सोशल जस्टिस रिक्वायर्स सोशल ओनरशिप ऑफ means of production. Who said this? Social justice requires social ownership of means of production. Who said this? सामाजिक न्याय के लिए उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की आवश्यकता होती है. मतलब जो मार्क्स ने बोले थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कंट्रोल करता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है. क्योंकि इकोनॉमी उसके कंट्रोल में है तो सब स्ट्रक्चर भी, सुपर स्ट्रक्चर भी सारे स्टेट, आइडियोलॉजी, एजुकेशन सब उनके कंट्रोल में रहता है. तो सोशल जस्टिस कैसे आएगा? तो सोशल जस्टिस मतलब इंश्योर करने के लिए हमारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोशल होना चाहिए. मतलब सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकता है. ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लास्की. क्वेश्चन नंबर 2845. Who characterizes Rawls' theory as a general theory of distributive justice, which is scarcely recognizable as a theory of economic justice? Rawls के सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में कौन चित्रित करता है, जिसे आर्थिक न्याय के सिद्धांत के रूप में शायद ही पहचाना जा सके? ए. बेनन पीटर्स, बी. मार्कफर्सन, और सी. आर.एफ. वोल्फ, और डी. नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्कफर्सन. क्वेश्चन नंबर 2846. According to whom a well-ordered society is effectively regulated by a public conception of justice? किसके अनुसार एक सुव्यवस्थित समाज न्याय की सार्वजनिक अवधारणा द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित होता है? According to whom a well-ordered society is effectively regulated by a public conception of justice? A. R.F. Wolf, B. Macpherson, C. Roll, and D. MacIver. Correct answer है ऑप्शन C, Roll. Question number 2847. Who pointed that capitalist society conceives social justice in terms of social relationships based on contract? किसने इंगित किया कि पूंजीवादी समाज सामाजिक न्याय के कल्पना अनुबंध पर आधारित सामाजिक संबंधों के रूप में करता है? ए. रोल्स, बी. मार्क्स वेबर, सी. लास्की, और डी. कार्ल मार्क्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्स वेबर. क्वेश्चन नंबर 2848. What does the term justice refers to?
न्याय शब्द किससे संबंधित है? ए टाई, बी बॉन्ड, सी बोथ ए एंड बी और डी नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द वर्ड जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस व्हिच मीन्स टू बाइंड और टू टाई टुगेदर। Question number 2849. Barker dwells on how many sources to trace the origin of the idea of justice. बार्कर ने न्याय के विचार की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कितने स्तरों पर ध्यान दिया है? A1, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4। वो जो 4 मेन सोर्स है वो है religion, nature, economics and ethics. Religion, nature, economics and ethics. Question number 2850. Which is not considered as a source by Barker to trace the origin of the idea of justice? किसे वार्कर ने न्याय के विचार के उत्पत्ति का पता लगाने का स्रोत नहीं माना है? ए रिलीजन, बी नेचर, सी इकोनॉमिक्स और डी मैजिक। करेक्ट आंसर है डी मैजिक, क्योंकि जो फोर्थ है वो है इकोनॉमिक्स। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल SNF स्ट्रीम ज्वाइन करके वहाँ PDF डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।